अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज 17 सितंबर 2023 मुल्क की अदालती तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन। माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ सदर ममलिकत ने रेफरेंस भेजा और आज चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि उसी सदर ने उसी जज से बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ लिया है। मैं बात कर रहा हूं जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जो कि अब पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं और कल यानी पहले ही दिन वो पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन केस की समाअत करेंगे और वो केस है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। और हम सब जानते हैं कि मुल्क की सियासत, आगे आने वाली सियासत इस केस के फैसले पर फोकस किए हुए हैं और ये केस का फैसला जो है मुल्क की सियासत का तायुन करेगा, उसके रुख का तायुन करेगा। इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं और पीटीआई के वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया गौहर खान साहब। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो मैंने इस वक्त बात की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये कितनी अहमियत का हामिल है इस वक्त? देखो, ये तो एक कानून है। ऑब्वियसली जो भी कानून आ जाए और सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ उसके लिए एक लार्जर बेंच बनाए और कल जब उसकी हियरिंग करेगी एक फुल कोर्ट, तो एक इम्पोर्टेंस तो इसकी ज़रूर है। और ये कानून बन गया था और इसका पर्पस ऐसा था कि कोई ख़ास लोगों को रिलीफ देने के लिए बन गया था। और जिस वक्त ये लॉ अभी नहीं बना था, क्योंकि ये फाइनली तो लॉ बनना था, बिल के स्टेज पे था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अमल दरामद रोक रखा था और कल उसका फैसला हो जाएगा, स्टे का भी हो जाएगा और इसकी फ्यूचर का। लेकिन इसकी ये बात जरूर है, ये जो कानून आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, इसमें चीफ जस्टिस के साथ एक कमेटी बनाई गई थी कि वो भी फैसला करेगी कि बेंचेस कैसे बने जाएंगे। फिर बेंचेस जब बनेंगे और केस आप फाइल करें तो विद इन 14 डेज इसकी हियरिंग होगी। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन प्रोवाइड किया गया था कि आर्टिकल 184(3) में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे तो उसके खिलाफ आपको एक राइट ऑफ अपील होगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये फकत एक लॉ की बात नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें इन्वॉल्व है कि क्या पार्लियामान इस किस्म की कानून साजी एक्सेप्ट कर सकती थी कि नहीं। कानून साजी पार्लियामान का हक है, लेकिन आईन के मुताबिक ये कहना था कि ये एक तो पहली बात है कि पार्लियामान इसमें कानून साजी नहीं कर सकती थी, इसलिए कि जो कानून साजी का तयन हुआ है वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पावर को आप एक्सपेंड करें तो फिर आईन में तरमीम करना होगा। बाय सिंपल मेजॉरिटी आप पार्लियामान से आम कानून की तरह कानून पास करके नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ, अभी भी ये समझता हूँ कि वो लॉ जो पास हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है मुझे, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही डिक्लेयर करेगी। वो तो जाहिर है कि इसकी समाअत होगी, उसमें सारी चीजें आएंगी। लेकिन गौर साहब, ये फुल कोर्ट की जो आपने बात की, ये मुतालबा तो पहले दिन से रहा था ना कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए इसके ऊपर। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि फुल कोर्ट की तश्कील हो गई है और फुल कोर्ट एक मरतबा बैठ जाए और सारी दुनिया देखे जजेस किस तरफ जाते हैं। यस, जजेस को सबको बिठाना चाहिए। हाँ, जरूर एक बात है कि अगर आप फुल कोर्ट बिठाएं तो ये एक रविश नहीं होनी चाहिए कि हर केस में को आप फुल कोर्ट बिठाएं और करें। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर आपको एक खास बात बताऊं तो अगर इस तरह की जजमेंट है जिस तरह पहले आई थी, एक दो केसेस ऐसे हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस पर नहीं बैठता था कि शायद मेरा कन्फ्लिक्ट हो। जिस तरह इसमें तो चीफ जस्टिस के साथ वो प्रोवाइड किया जाता है कि चीफ जस्टिस अगर बेंच बनाएगा तो उसके साथ 2 जजेस होंगे। तो क्या कल कोई और पार्टी नहीं? लेकिन माजी ये मिसाल तो रही ना बिल्कुल माजी करीब के अंदर ही के जिसमें जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जस्टिस बैठे थे वहां पे उन केसेस के अंदर उसूलन शायद नहीं बैठना चाहिए था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से। इमरान साहब, मैं जो कह रहा हूँ कि नहीं, मैं इस तरह नहीं कह रहा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है तो ना क्या। मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसी ऑब्जेक्शन आई तो एक्सपेल करने चाहिए, डिस्पेल करने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन एक मरतबा लार्जर बेंच बन गया, ये एक मरतबा लार्जर बेंच बनाए तो बेहतर है। बड़े अरसा में एक डिमांड चला आ रहा था और जजेस की भी यूनिटी आ जाएगी। लेट देम डिसाइड वन वे द अदर डे कि किस तरफ जाते हैं और इसके बाद मैटर जो है वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। और यही मैंडेट है लाकर। सिर्फ जो मैं कहना है वो ये कि हम पहले, आपको याद होगा जब फुल कोर्ट बना था 18th अमेंडमेंट के लिए और 21st अमेंडमेंट के लिए, वो 2.5 महीने चलता रहा, जिससे लोग बहुत सफर हो गए। क्योंकि वकला जिस तरह आर्गूमेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पूछती, आप सब देखे परसों नेब का डिसीजन आ गया। ये नेब के डिसीजन में कितनी हेयरिंग हुई है, 50 से ज्यादा तो हेयरिंग हुई है और फाइनली फैसला इतना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी भी तो आवाम के हकूक है। फुल कोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फुल कोर्ट का ज्यादा वक्त एक कानून पे सर्फ ना हो।
मैक्सिमम 1-2 दिनों में इसका स्पीडी डिसीजंस हो, स्पीडी हो, चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ तेजी से आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अब इसी मामले पर हसन रजा पाशा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपके वक्त का। पाशा साहब ये बताइएगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के वो कौन कौन से ऐसे फैसले हैं कि जिनकी एग्जिस्टेंस, जिनकी बका का दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसकी जो कल से समाप्त शुरू हो रही है, इससे मशरूत है। जी देखिए, अभी उसकी तरफ ना जाएं तो बेहतर है। पहले तो है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो सस्पेंड हो चुका था, उस केस की हेयरिंग कल मुकर्रर हुई है और मेरी इतला के मुताबिक ये ओपन फॉर ऑल होगा ये केस, और इसको शायद टेलीकास्ट भी किया जाए। अच्छा, जो अभी तक इतलात आई है तो इस पे भी जरा नजर रखें। तो ये लग रहा है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब वो ओपननेस के कायल हैं, और क्योंकि आपको याद होगा कि जब इनके खिलाफ रेफरेंस हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो अब लग रहा है कि ये इसको ओपन कोर्ट में करेंगे और उसकी जो है वो टेलीकास्ट भी होगा। अगर नहीं भी होता फिर भी ये आपको सारा अगले 13 महीने की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो पैटर्न है वो नजर आ जाएगा कि किस साइड पे है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा केसेस इफेक्ट होंगे, लेकिन अगर ये कोर्ट जब फैसला करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से और उसको मेंटेनेबिलिटी के हवाले से ये कहते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, तो फिर उसकी सेविंग क्लास शायद आ जाए कि ये जो इस दौरान जितने बेंचेस तश्कील दिए, जो फैसले हुए, उनको वैलिडेट किया जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन हुई और वो की ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस वक्त डेजिग्नेट थे जनाब काजी फाइज़ साहब, उन्होंने प्रैक्टिकली इसका ये किया कि जब से ये एक्ट आया इन्होंने किसी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये फरमाया कि मैं किसी भी गैर कानूनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया। वो ये समझते हैं कि ये 3 रुकनी कमेटी ही बेंचेस की तश्कील करेगी ये कानून नाफज होने के बाद, तो वो नहीं बैठे। इसका मतलब ये है कि इनकी सोच तो वाज़ेह हो गई कि ये मुल्क की तारीख के पहले चीफ जस्टिस होंगे जो अपने इख्तियारात को 2 मजीद जो सीनियर जजेस हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद की जो है वो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस, फिक्सेशन ऑफ केसेस के मामलात को वो टेक अप करेंगे। तो इन बोथ केसेस आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त मुल्क की तारीख है, मुल्क की सियासी तारीख और मुल्क की सियासत जिस सिमत आगे बढ़ेगी उसका तायन होगा? सियासत तो सियासतदानों का काम है, लेकिन सर वो मशरूत है ना, बहुत सारे केसेस मशरूत हैं। नैब मिसाल के तौर पे नैब केसेस के हवाले से बात कर ले, सियासत उसके साथ कंडीशनड है। देखिए, मैं तो इस पे भी बड़ा हैरान हुआ और मायूस हुआ हूँ कि जो जुम्मे वाले दिन लास्ट वर्किंग डे पे नैब तरामीम के हवाले से फैसला सुना दिया, जबकि पीटीआई की हुकूमत में 2 दफा तरामीम के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उसको जनाब चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो नहीं लिया, उसको पूछा नहीं कि ये कैसे कर दी गई। कुछ ऐसी तरामीम थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बेंचेस ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान हुकूमत वक्त को भेजी कि इस पे देखें। तो ये अभी आके आप पार्लिमान की, मैं समझता हूँ कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो नोट है, डिसेंटिंग नोट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें इन्होंने 2 चीजें की है। एक तो ये है कि पार्लिमान की जो डोमेन है उसमें हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 24 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया हुआ होता है इनको, और वो कानून बना भी सकते हैं, तरमीम भी कर सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी डिमांड की थी कि फुल बेंच हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और साथ ही ये कहा था
कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला पहले आने दे, उसके बाद डिसाइड करे। लेकिन उजलत में कर दिया गया। अब क्या मकासद है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये चीज आज मैं समझता हूं कि जो काजी फाइज साहब ने पहला कदम ये उठाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को वाला केस सुनवाई उसकी मुकर्रर कर दी, ये इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस और इसी को पकड़ के आगे 13 महीने आपने देखना है। अच्छा सर, अभी एक चीज और बताइएगा, इस वक्त जो आला अदलिया में जजेस के दरमियान इख्तलाफात और ये जो एक तकसीम का जो तासुर है वो उसको जाहिल करने की जिम्मेदारी भी जाहिर है कि अब आला मर्तबत के ऊपर होगी, तो वो एक इम्तिहान होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी खलीज और जितनी कॉन्फ्लिक्ट वाजे हो चुका है, दो वाजे ग्रुपिंग हो गई है, इसको खत्म करना और अपने हाउस को इन ऑर्डर करना चीफ जस्टिस साहब का सबसे पहला जो है वो ये है काम, और उनको करना पड़ेगा। आज हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने तमाम जजेस को इशाइया पे बुलाया हुआ है, सबको जाना चाहिए और वहाँ पे कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। इनको एक तवातर के साथ फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलानी चाहिए जो गुज़श्ता 3.5 सालों से नहीं हुई। रीजंस क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन वो नहीं हुई, वो होनी चाहिए। आपको याद होगा कि यही जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जब सीनियर अटॉर्नी जज थे तो वो अपनी आवाज चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचाने के लिए उनको खत का सहारा लेना पड़ता था। तो खत का सहारा इसलिए लिया जाता था, मीटिंग नहीं होती थी, कथारसिस नहीं होता था, अपनी बात पहुंचा नहीं पाते थे। तो ये इनको चूंकि इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, इनको इन मुश्किलात का अंदाजा होना चाहिए और है भी। तो मेरा ख्याल है कि इनको फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुलानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे मामलात है, रूल्स में अमेंडमेंट की बात आनी है, फिक्सेशन ऑफ केसेस की तवक्का की जा रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में वो तमाम मामलात के जिनकी वजह से अदलिया के ऊपर सवालिया निशान उठता रहा, चाहे वो अदलिया में तकसीम के तासुर के हवाले से हों या दीगर ऑपरेशनल मामलात हों, उनमें कदरे बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप चेयरमैन काउंसिल। और एक ब्रेक जिसके बाद हम रुख करेंगे पाकिस्तान में बुलियन मार्केट्स का और देखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रैकडाउन जारी है गोल्ड के स्मगलरों के खिलाफ, सोने के सट्टाबाजों के खिलाफ, वो किस नहज पर है और कितना जरूरी था। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त मौसम है माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन का, और हम देख रहे हैं कि चाहे डॉलर माफिया हो, चीनी माफिया हो, गंदम का जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, या गोल्ड की जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, या गोल्ड के अंदर जिन्होंने एक सट्टाबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन इस वक्त जारी है और इसके असरात भी नुमाया तौर पर देखने में आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी हारून चांद साहब, आप सदर हैं ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया हाजी साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इससे पहले जब भी आपसे प्रोग्राम में बात हुई आपने हमेशा से ये कहा कि जनाब बहुत ही हमारा ऑर्गेनाइज्ड कारोबार है, बहुत उसके ऊपर बड़े आप लोग विजिलेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सट्टाबाजी उरूज पे थी और आलम यह है कि क्रैकडाउन से लोग छुपते फिर रहे हैं। 3 दिन मार्केट के या 2 दिन जो है रेट नहीं खुल सका आपके यहाँ। देखिए, पहली बात तो मैं माजरत खाऊं कि अभी आल पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलर्स का पूरे पाकिस्तान का भी सदर हो गया हूँ ताहयात। और पहली बात ये है कि जब पहले तो लोग चीनी और डॉलर पे माफिया ने हाथ रखा हुआ था, अब जब डॉलर के ऊपर हुकूमत ने कानून नाफिज करने वालों ने सख्ती की तो फिर वो सट्टा माफिया गोल्ड की तरफ आ गए और हमें को हाईजैक किया हुआ था। तो उसमें हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमें मीटिंग जुमे वाले दिन बुलाई 2:30 बजे जुमे वाले दिन, और APR के तमाम अहदेदार, बैंकिंग और कानून नाफिज करने वाले टॉप क्लास के सारे अफसर बैठे थे। तो मैंने इनसे यही कहा कि जैसे इंडिया में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, तो हमारे मुल्क में आप क्यों नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल रहे हैं? और हमारे KPK में बलूचिस्तान में ₹5 में पैसे मिलते हैं, अगर आप हमें सहूलत दें तो अमेरिकन डॉलर में हम आपको कन्वर्ट देंगे और हम आपको कर्जा भी खत्म करके देंगे। तो उसने हमारी कई बात पे
इत्तेफाक किया और फिर ये भी कहा कि आप एक काम करें, सट्टा माफिया के खिलाफ एक्शन करें। तो मैं पहले अपना पहला सफर पेशावर किया, फिर चारशद्दा किया, इसके बाद मतदान किया। अभी इस वक्त मैं स्वात के अंदर हूँ और स्वात के लोगों को मैं ब्रीफिंग भी कर रहा हूँ। तो पूरे पाकिस्तान में हम लोगों को बावर करा रहे हैं कि आप लोग सत्ता माफिया की तरफ बच जाएं, फिजिकल काम करें, वीकली काम खत्म करें और पाकिस्तान को मजबूत करें। डॉलर कोई भी लेके आए, फॉरेन करेंसी कोई भी लेके आए, आप फौरन को बैंक में मनी चेंजर के पास भेजें। ₹5 पे सोने का खरीद तो फर्क करें, नहीं तो फिर माफिया अगर कानून नाफिज कर वाले इदारों ने अगर कोई गलत काम किया तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा हाजी साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम क्या हमारे यहाँ मार्किंग क्या है, ये जो रेट नहीं खुले थे, एक तो इसके ऊपर आप मुझे बता दीजिएगा। फिर दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो $1 पर ऑन्स बढ़ती हैं, पाकिस्तान में जो है वो 20% इजाफा किया जाता है या उसके रेलेवेंस में ये कोई निज़ाम मैकेनिज्म है क्या हमारे यहाँ रेट डिटर्मिनेशन का? देखे निज़ाम तो ये होता है कि सुबह जो है वो लंदन खुलता है और उसके बाद शाम को अमेरिका खुलता है। वो वाया दुबई में भी ऐसा होता है कि इंटरनेशनल प्राइस से वो उसके करेंसी के हिसाब से $2 वो अपना दलाली लेते हैं। इसी तरह हम कराची में पूरे पाकिस्तान में भाव दलाते हैं, उसी तरह चलाते हैं कि अपने 50, 100, 200 रुपये या 500 रुपये नफा रख के बात करते हैं। पाँच वक्त ये होता है कि दुबई में प्राइसेस बड़ी होती है, यहाँ लोकल। वैसे मैं तो देख रहा हूँ 3, 4, 5 साल से पाकिस्तान में कुवैत खरीदनी है, दुबई में भाव ऊंचा है तो पाकिस्तान में नीचा है। अच्छा, अब ये जो रेट नहीं खुला था क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सट्टा माफिया, फिर क्रैक डाउन, खौफ, इसलिए रेट नहीं खुल सका। ये मुझे, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, आप लोग इतने अरसे से कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए थी फिर। नहीं, मैं आपको खुल के बात करूँ ना कि भाई जब तक नाफिज करने वालों इदारों से हमने वॉलंटियर तरफ से कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो मैंने बुलियन को बिल्कुल बंद कर दिया और कहा कि पुराने सौदे जो आपके हैं उसको काटो और नई रेट निकालो। तो इंशाल्लाह मंगल या बुध से सही काम होगा पूरे पाकिस्तान में। हाजी साहब, इसका मतलब है कि कल पीर को पुराने रेट्स के ऊपर काम होगा, नए रेट्स पे नहीं होगा? इस वक्त पीर बल्कि या मंगल बुध को इंशाल्लाह सही मानों में, क्योंकि वो पुराने सौदे बेइंतहा हो चुके हुए, तो उसको हम कटिंग करके नीट एंड क्लीन कर देंगे और वीकली खत्म कर देंगे। रेडी का फिजिकली भाव होगा, जिसमें लेना देना होगा, तो सट्टा माफिया नहीं होगा। ओके, तो अब हुकूमत जो ये डॉलर की खरीदो फरोख्त, इसकी ट्रेडिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, इनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आ रही है। एक तो इसके ऊपर आप मुझे बताइए, फिर दूसरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। इन दोनों सिस्टम के ऊपर जरा मुझे बताइए, क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए मेरे शहजादे, हुकूमत अभी इसको नहीं कर सकती क्योंकि हमारा इनपुट नहीं है। जब तक इनपुट नहीं होगा आप किस तरह उसको रेगुलाइज करेंगे? सोना अगर मुल्क में आता है तो हुकूमत देती है, स्टैंप बैंक के थ्रू दे, कुछ दे तो कंप्रोमाइज हो सकता है। जब सोना की इनपुट ही नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, कोविड आया, लोगों ने अपना पैसे नहीं थे तो लोगों ने जेवर बेचा, उसी जेवर का प्योर सोना जीरो होता है और टीटी बार बनता है। पहले दुबई के उसमें कॉल लगती थी, अब लोकल लगती है। तो मैं आपके चैनल से ये मैं कहता हूँ, मीडिया, प्रिंट मीडिया जो खबर चलाती है उसमें सदाकत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हकीकत बात ये है कि हुकूमत हमसे बैठ के बात करे, हम हुकूमत को फंड भी जनरेट करके देंगे, लीगलाइज पे आएंगे। हुकूमत हमें, यानी हुकूमत इस वक्त स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में ले, उनसे बात करे, ये कहना है हाजी हारून साहब का, हाजी हारून चांद, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद रुख करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो अद्वियात हैं वो या तो मार्केट से गायब हैं, और अगर मिल भी रही हैं तो वो ब्लैक मार्केटिंग उनकी जारी है। क्या वजह है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक और अहम मसला
पाकिस्तान में इस वक्त अद्वियात की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका, बल्कि इस वक्त मार्केट में मेडिसिन नहीं मिल रही, अद्वियात की किल्लत है और जहां मिल रही है वहां पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वहां बहुत ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इस किल्लत की वजह से जो स्मगल्ड मेडिसिन है, स्मगल शुदा जो अद्वियात हैं, वो भी एक इन्फ्लक्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इंसुलिन इस वक्त गायब हो चुकी है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर समेत जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो या तो मिल नहीं रही या फिर बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी। मामला क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर वहीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक चेयरमैन PPMA, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये बताइए, ये मामला क्या है, क्यों अद्वियात गायब हो चुकी हैं? लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जब डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और करप्शन माफिया के खिलाफ, तो इनके ऊपर भी क्रैकडाउन होना चाहिए। डॉक्टर साहब देखें पाकिस्तान में सबसे पहले तो आज टीवी का बहुत शुक्रिया कि इस अहम इशू पे आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी अद्वियात पाकिस्तान में बनती हैं, और खुदा का शुक्र है कि 95% अद्वियात जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं वो पाकिस्तान में बनती हैं। सिर्फ 5% ऐसी अद्वियात है, बायोलॉजिकल है, एंटी कैंसर है, जो इम्पोर्ट होती हैं, वैक्सीन इम्पोर्ट होती हैं। बाकी हर किस्म की दवा, लाइफ सेविंग दवाइयाँ जिनको आप कहते हैं एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, वो सब पाकिस्तान में बनती है। लेकिन वो एक दूसरी तरफ इसकी इशू ये है, या चैलेंज जिसको कहें, कि 95% जितना भी इंग्रेडिएंट अद्विया साजी में इस्तेमाल होता है वो इम्पोर्ट होता है। यानी इम्पोर्ट का मतलब ये है कि डॉलर पैरिटी होती है उसकी, फॉरेन करेंसी में उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में या पाकिस्तान का रुपया डेप्रिशिएट होता है और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है, तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो होता है। 2018 में प्राइसिंग पॉलिसी बनाई गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एंडोर्स किया था। उसके तहत क्लॉज था 7, जिसके तहत ये था कि कभी भी इमरजेंसी या अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, पाक रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो स्पेशल प्रोविजन के तौर पे प्राइसेस एडजस्ट की जाएंगी CPI के तहत, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत। इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 37% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये वो जो है सरकार के अपने आदाद शुमार है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये है कि जैसे ही डॉलर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ, यानी 160 से 200 हुआ, 200 से 250 हुआ, 250 से अब 300, 350 पे हो गई, तो पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल जितना या पैकेजिंग मटेरियल या जो बाकी इंग्रेडिएंट भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो बेताशा पाकिस्तान की कंपनियों के लिए मसला बन गया उनके इंपोर्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसेस कैप थी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, एक दवा है एपिलेप्सी की, कार्बाजापिन, यानी मिर्गी की दवा है, उसकी जो कॉस्ट है, यानी दवा की कॉस्ट है, यानी 50 गोलियां बनने की जो कॉस्ट है 850 रुपए है। यानी कॉस्ट, ये मैंने खुद कैलकुलेट किया है कि $95 का पर केजी रॉ मटेरियल आ रहा है, उसमें पैकेजिंग मटेरियल लगाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाए, सारी चीजें लगाए, तो 850 950 रुपए के करीब उसकी 50 गोली की कॉस्ट आती है। और हुकूमत ने जो उसकी दवा की कीमत तय की हुई है 50 गोली की 200 रुपए। अब अगर 200 रुपए की दवा की कीमत है और उसकी कॉस्ट 850 या 950 हो, तो कौन कारोबारी इदारा, अच्छा दवा साहब इदारे, यानी आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट चाहते हैं कि जनाब जो तो उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए। सर ये प्राइसिंग मैकेनिज्म, ये भी इसमें बीच में बात की जा रही थी, बजाय इसके कि इसको गवर्नमेंट इसको मुतय्यन करे, फिक्स करे, ये एक अच्छे कॉम्पिटिटिव माहौल के लिए इसको डीरेगुलेट होना चाहिए। देखिए, दुनिया भर में जो WHO की एसेंशियल लिस्ट है, मैं फिर दोहराऊंगा, WHO की एक एसेंशियल लिस्ट है जिसमें कुछ अद्वियात हैं जिनको उन्होंने कहा हुआ है कि ये तो बुनियादी जरूरत है हर अस्पताल की, हर इंसान की, उनको एसेंशियल लिस्ट वो 120 के करीब अद्वियात होती हैं, जिनकी कीमतों का तयन हमारे पड़ोसी मुल्क भी करते हैं और दुनिया में उनके ऊपर नजर रखी जाती है कि भाई ये अद्वियात तो इनकी कीमतों का तयन। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हर गोली, हर शरबत का चमचा, हर इंजेक्शन की कीमत का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है। दुनिया में कहीं नहीं है, नो वेयर इन द वर्ल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है कि एक क्लासिकल केस हुआ था इफ्तिखार चौधरी के जमाने में, जिस वक्त उन्होंने ये तय किया था कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब वफाकी काबीना है। अच्छा, अब आप पाकिस्तान में अगर 1 लाख दवाइयां हैं मुख्तलिफ तरह की, यानी मॉलिक्यूल तो सेम होता है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ ब्रांड्स है,
तो तकरीबन 1 लाख के करीब बैंक अवेलेबल होती है सेब जूस की। उनकी कीमतों का तयन वफाक करेगा, फेडरल करेगी, चलेगी। पहली बात तो क्या वो कॉम्पिटेंट है इस चीज के? आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह के लोग हमारी कैबिनेट में होते हैं उनको मेरे ख्याल में ABCD भी नहीं आती अदविया साजी की, और उनको कहा जाता है कि वो अदविया साजी का तयन। सर बिल्कुल बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। ना द पॉइंट इज, आपने कहा कि 95% मेडिसिन पाकिस्तान में बनती हैं और 95% रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर क्यों नहीं आते? इसके ऊपर पाकिस्तान में क्यों नहीं काम होता? क्यों जरूरी है कि जनाब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके ही फिर आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं? देखिए, इसमें इस वक्त आपको पता है कि ज्यादातर दवाइयां जितनी है 70-80% दवाइयां पेट्रोल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती हैं। बेसिक मॉलिक्यूल उनका कार्बन होता है। अच्छा, पाकिस्तान में हाइड्रो क्रैकर प्लांट या नेफ्था प्लांट नहीं है जिसकी वजह से हम रिंग करके अपने मॉलिक्यूल बना सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में हाइड्रो क्रैकर प्लांट है, उन्होंने इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग करके पेटेंट को अप्लाई करते हुए उन्होंने अपने लिए मॉलिक्यूल बना लिए। पाकिस्तान में ये नहीं है, इसकी वजह से हमें जो प्राइमरी मटेरियल, सेकेंडरी मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर टर्शियरी मटेरियल को उसको प्रोसेस करके, यानी सर एक अगर उसको मैं समअप करूं तो ये कि फिलहाल इस आप समझ रहे हैं कि ये बहरान ऐसी रहेगा, इसका कोई हल नहीं है? देखिए, एक तो अगर एरोगेंस, अगर हुकूमत में एरोगेंस आ जाए ना और हकीकत से चश्मोशी करने लगे तो नुकसान हुकूमत का नहीं होता, या हुकूमत में लोगों का नहीं होता, अवाम का होता है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, एनेस्थीसिया की दवाइयां नहीं है, कैंसर की दवाइयां नहीं है, और जाहिर है कि ये अवाम ही है सर इस वक्त जो सफ़र कर रही है, ये पाकिस्तान की अवाम ही है जो इस वक्त हॉस्पिटल्स के बाहर और मेडिकल स्टोर्स के बाहर जो है वो इस आसरे में खड़ी है कि शायद कोई ऑपरेशन हो, शायद कोई क्रैकडाउन हो, शायद कोई हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतें जो है वो मुनासिब हों, कम हों। बहरहाल ये बड़े स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई डॉक्टर कैसर वहीद साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।